इन साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग नवीं सर की नया सीरीज का पॉलिटी का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आप ये सीरीज या फिर नवीं सर की जो भी आगे वाली वीडियो आने वाली है, उनका हम बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, ये आपकी फंडामेंटल राइट की दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहली वाली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट का बेसिक स्ट्रक्चर समझा था और अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 14 से 18 यानी कि समानता का अधिकार। क्या समानता का अधिकार हम इसमें देखने वाले हैं? तो चलिए शुरू करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? राइट ऑफ इक्वलिटी अनुच्छेद की बात करें तो 14 से 18 इसके अंतर्गत आते हैं। कौन-कौन से अनुच्छेद आते हैं? 14, 15, 16, 17, 18। कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समानता के अधिकार में कुल कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो वो आते हैं आपके अनुच्छेद 5। कितने? कुल 5 अनुच्छेद आते हैं। अब हम ऐसे ही एक-एक अनुच्छेद को पहले हमने कल पढ़ा था 12 और 13। ऐसे आज हम 14 से लेकर 18 तक एक-एक अनुच्छेद को बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 क्या कहता है? राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या फिर विधि के समान संरक्षण ये 2 बात करता है, से वंचित नहीं करेगा। क्या? से वंचित नहीं करेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इससे पहली वाली क्लास में और समझा था कि जो हमारे मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है, वो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं? काम उनका सकारात्मक होता है लेकिन होते नकारात्मक प्रवृत्ति के। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लगा है? नहीं शब्द लगा है। नहीं कहाँ आता है? तो वो आता है आपको पता है नकारात्मक वाक्यों में। लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम एक सकारात्मक कार्य है। हम इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि विधि की समझ क्षमता का मतलब क्या होता है। पहली चीज ये दोनों चीजें अलग-अलग जगह से ली गई हैं। जो विधि की समझ क्षमता है यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है और वहीं विधि के समान संरक्षण यह आपका कहाँ से अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। इसके विधि की समझ क्षमता का मतलब होता है कानून के लिए सब समान है। क्या कानून के लिए सब समान है और विधि के लिए समान संरक्षण। इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। क्या? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस तरीके से काम कर जैसे कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब आदमी है और एक रिच आदमी है, अमीर आदमी है, इनसे कोई क्राइम होता है। क्या कोई क्राइम होता है? उस क्राइम की फाइन कितनी है? उस क्राइम को करने की जो जुर्माना है, वो है 50,000 रुपए। अब जो अमीर आदमी है, वो 50,000 रुपए देने में उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसकी मंथली आमदनी अमीर है तो लगभग 50 लाख या 1 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन जो गरीब आदमी है, उसकी मासिक आय मात्र 2,000 रुपए। अब उसको 50,000 रुपए चुकाने के लिए एप्रोक्स में कितना समय लगेगा? समथिंग में 25 से 30 साल या 30 से 35 साल इसमें उसको लगेगा, यानी कि वह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ यह जुर्माना ही भर पाएगा। क्योंकि हमें कहा गया है, कानून के लिए सब समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो। इसी चीज़ को समझते हुए इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई, विधि के समान संरक्षण यानी कि समान परिस्थितियों में ही समान व्यवहार होगी। अगर 2 समान व्यक्ति हैं, तो ही उन पर समान दंड लगेगा। अगर वो दोनों की परिस्थितियाँ समान नहीं हैं, तो उनमें उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। यानी कि जो अमीर व्यक्ति है, उस पे 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और वहीं गरीब आदमी को देखते हुए इसको कुछ रियायत दी जा सकती है। तो इस यहाँ से समझ में आता है कि ये तो सब समान नहीं हुए, तो यहाँ समान व्यवहार भी नहीं किया गया, तो क्या है? ये एक भेदभाव की स्थिति बनती है, लेकिन यह एक भेदभाव कैसा है? एक तार्किक वर्गीकरण के द्वारा इस भेदभाव को रखा गया है, यानी कि यह एक तार्किक भेदभाव है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे
जो राज्य प्रमुख हैं, अन्य देशों के, उनको इसमें अलग रखा गया है। राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, यूएनए के प्रतिनिधि हैं, इनको इन सब चीज़ों से अलग रखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 15 ए कहता है अपना, राज्य केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या? राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 15 का 2 कहता है, किसी व्यक्ति को दुकान, होटल, भोजनालय और मनोरंजन स्थान पर प्रवेश में से इनकार नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से इनकार नहीं, पार्क, झील, कुआं, सड़क, जितने भी आपके तालाब हैं, इन सब चीजों पर जितना एक अमीर आदमी या फिर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रखा जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? तो फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 का 3 कहता है, राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या? राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर जा सकता है। अब वो क्या, जैसे फिजिकलिटी, अगर बात करें फिजिकल, तो महिलाओं को फिजिकल में छूट दी जाती है, क्योंकि आपने पुलिस भर्ती में देखा होगा या कोई भी भर्ती देख लो, उसमें देखा जाता है कि वही पुलिस भर्ती की बात करें तो पुरुषों को 5 किलोमीटर की रेस लगानी पड़ती है और वहीं स्त्रियों को केवल 2.5 किलोमीटर की रेस लगानी पड़ती है, क्योंकि उनकी फिजिकल, उन्हें वहां पर फिजिकल छूट मिलती है। किसके तहत? आर्टिकल 15 के 3 के तहत। बालकों को एजुकेशन में छूट मिल सकती है। कैसा? ये सुरक्षात्मक भेदभाव है। कैसा? सुरक्षात्मक भेदभाव किया जा सकता है। वही और वहीं आर्टिकल 15 का 4 कहता है कि एससी एसटी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसके? ओबीसी हो गया आपका, एससी हो गया, एसटी हो गया। और यह किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था? यह पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। बात करते हैं आर्टिकल 15 के 5, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण होना चाहिए। क्या यह बिल्कुल बात सही है? तो यह बिल्कुल बात सही है कि ये इसको जोड़ा कब गया? तो इसको जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। कब जोड़ा गया? 2005 के तहत। और वहीं सामान्य वर्ग के लिए एक और प्रावधान आया, जो आप 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, कितना? 10% का आरक्षण निर्धारित किया गया। अगर आरक्षण की बात करें तो जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको 27% का आरक्षण है। और वहीं अनुसूचित जाति के लिए 15% का आरक्षण है और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का आरक्षण है। और वहीं अगर जनरल की बात करें तो जनरल में 50.5% का आरक्षण आता है। वो आता है आपका अनुच्छेद 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है, लोक नियोजन के अवसर पर समानता। क्या? लोक नियोजन के अवसर पर समानता। आपको पता है कि कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अधिकार है जो केवल भारतीयों को दिए गए थे। वो कौन-कौन से थे आपको पता है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। 15 में क्या है? 15 में है आपका लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। और वहीं 16 क्या है? लोक नियोजन के अवसर पर समानता। क्या? लोक नियोजन के अवसर पर समानता, यह आता है आपका 16 के अंतर्गत। इसमें क्या है? जैसे कोई भर्ती होती है या फिर किसी भी प्रकार का अवकाश है या किसी भी पदोन्नति है, मतलब कि प्रमोशन है या किसी भी प्रकार की पेंशन है, तो इस पर सबको समान अधिकार दिया जाएगा। क्या? इस पर सबको समान अधिकार दिया जाएगा। यह क्या, कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यह अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 16 ए। और वहीं अनुच्छेद 16 2 क्या कहता है?
धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या उद्यम और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि इस पे भेदभाव किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है? जैसे आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली, अगर ओबीसी का आरक्षण है, तो वो ओबीसी का आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है, उनको दिया जाता है। और अगर अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट उसमें फॉर्म भरता है, तो उसे जनरल के तहत कम कॉम्पिटिशन फाइट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कर उनको दे सकती है। ठीक है? अनुच्छेद 16 का 3 कहता है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। जो अभी हमने समझा कि अगर यूपी में कोई वैकेंसी निकली है और वहाँ एमपी का कोई बंदा फॉर्म भरता है, तो उसको सामान्य यानी कि जर्नल जनरल कैटेगरी में फाइट करना होगा, क्योंकि यह प्रावधान या क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सदस्यों के लिए सीट कुछ जगह आरक्षित की हैं, इस वजह से उन्हें यह प्रावधान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 16 का 4 कहता है, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण। क्या? राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण। राज्य के अधीन सेवाएँ कौन-कौन सी होती हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और वहीं 16(4) कहता है, पदोन्नति के में आरक्षण एससी-एसटी के लिए होगा। ये किसवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ये 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत जोड़ा गया था। अगर वहीं बात करें कैरी फॉरवर्ड, क्या कैरी फॉरवर्ड क्या है? जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे 1000 वैकेंसी आई 2024 में, इसमें एससी और एसटी का जो आरक्षण होता है वो होता है 7.5। कितना? एसटी का होता है 7.5 यानी कि 75 सीटें हुई। 75 सीटों में पे भर्ती होनी थी एसटी कैटेगरी के लोगों को, लेकिन यहाँ पर कुल एग्जाम कुल लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, वो किया 50 लोगों ने, जिसमें आपके 50 लोग सिलेक्ट कर लिए गए और वहीं बची 25 सीटें। 25 सीटों को कैरी फॉरवर्ड किया गया। तब अगली भर्ती आई 2025 में 1000 पोस्ट आई, तो यहाँ पर जो 25 पोस्ट थी, कि 75 तो इनकी रहने वाली थी, 25 और इनको दे दी गई, तो यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर इनकी 100 सीटें हो गई। कितनी? 100 सीटें होगी। अब ऐसा नहीं है कि इन 25 सीटों को यहाँ पर 1000 प्लस 25 किया जाए, नहीं। अब ये जो 1000 सीटें रहेंगी, इन्हीं में इनकी 100 सीटें रिज़र्व कर दी जाएँगी। बाद बाकी 900 जो सीटें बचेंगी, इन पर बाद बाकी के सभी लोग रहेंगे। अब आता है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआ-छूत का अंत। संविधान में इस शब्द की व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन इसका मानना यही अनटचेबिलिटी, क्या अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत। जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब लाया गया? 1955 में। इसमें कहा गया था कि 25 सितंबर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसको रखा गया था। और वहीं अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। जैसे इसमें कुछ अपवादिक उपाधियां हैं, उनको छोड़कर बाद बाकी की आपको किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गए, क्या? शिक्षा के क्षेत्र में हो गए और सेना। शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि उपाधि लगाना मतलब कि जायज़ है, लेकिन इनके अलावा आप किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। जैसे राय साहब हो गया, राय बहादुर हो गया, महाराजा होगा, महाराजाधिराज हो गया। जैसे पहले जब वो राजतंत्र चलता था, तो बोला जाता था, माननीय महाराजा के, राजा के, धीराज के फलाने सिंह आ रहे हैं।
अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब उपाधियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो सेना है, सेना की जो पोस्टें हैं, उनको डिनोट करने के लिए कुछ मेजर उपाधियाँ रखी गई हैं, जैसे मेजर हो गया, कैप्टन हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। यह अब ये उपाधियाँ नहीं है। जो उपाधियाँ होती हैं वो किसी चुनिंदित लोगों को दी जाती हैं। लेकिन ये एक क्या है, ये एक सम्माननीय वर्ड है और इन पर हर एक व्यक्ति का अधिकार है। जो जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा, उसे वह उपाधि ऑटोमैटिक मिल जाएगी। यह किसी के द्वारा दी नहीं जाती है, बल्कि यह आदमी की काबिलियत पर निर्भर करता है कि वह कौन से सिंबल से वो अपने साथ जोड़ना चाहता है। ठीक है? ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। अब जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार हो गए। कौन-कौन से पद्म पुरस्कार हैं? पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इनकी शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई। हाँ, एक पॉइंट और इसमें कहा गया कि कोई विदेश से विदेश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसे किसी विदेश से उपाधि प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी कि हमें अमेरिका लॉर्ड की उपाधि दे रहा है, तो क्या हमें उस उपाधि को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसकी अनुमति हमें कौन देगा? राष्ट्रपति साहब देंगे। तो ये थे आपके अनुच्छेद 14 से 18 का एक छोटा-सा रिवीजन। अब हम इनसे बनने वाले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है? तो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कौन से अनुच्छेद 14 से 18 तक? भारतीय संविधान के अनुसार 14 में लिखा हुआ कानून की समक्ष क्षमता किस देश से किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून की समक्ष क्षमता यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है और कानून के समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। कौन से? अमेरिका से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपको पता है अमेरिका से ली गई। कहाँ से? अमेरिका से। निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 14 में न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? तो वो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। कौन-सा? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत शामिल नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन कानून तथा प्रतिष्ठित विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? तो किन्हें हो सकते हैं? भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, बिल्कुल सही है। विदेशों में रहने वाले नागरिकों को नहीं हो सकते। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को हो सकते, नहीं हो सकते। तो क्या है? केवल केवल 1 और 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव निषेध होगा। भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विदेश प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के किस भाग में अनुसूचित जाति एससी या फिर अनुसूचित जनजाति एसटी पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया गया है? तो वो कौन सा? अनुच्छेद 15 का डी। कौन? अनुच्छेद 15 का डी। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 का 3, 15 का सी। क्रीमी लेयर की अवधारणा को संदर्भित करती है। आय आय स्तर पर आधारित वर्गीकरण। क्या? आय स्तर पर आधारित वर्गीकरण।
निम्नलिखित में से कौन क्रीमी लेयर अवधारणा के अधीन नहीं आता है? अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों। उस समिति का नाम बताएं जिसे ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। वो है रामनंदन समिति। कौन सी? रामनंदन समिति। अनुच्छेद 15 के किस भाग में सार्वजनिक मनोरंजन की दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और महलों तक पहुंच को सक्षम बनाया जा गया है? तो अनुच्छेद 15 के 2 के तहत। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने हेतु किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया था? तो वो किया गया था अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस कोटे के 10% आरक्षण को बरकरार रखा। यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर लाया गया था? वो लाया गया था आपका शिन्हो आयोग। क्या? शिन्हो आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय मिनिमम 8 लाख है। क्या? भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान के संशोधन 103 के तहत जोड़ा गया था। किसके? 103 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवारों को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 16 का 2। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 16 4 ए के अंतर्गत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इन हैंडल्स का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।